हेलो एवरीवन, मैं रीता सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। अभी इसमें हमारी जीएस की क्लासेस चल रही हैं। जीएस की हमारी ये तीसरी क्लास है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जीएस में पहला टॉपिक हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ये है पार्ट थर्ड। ओके, तो एक बार हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं या रिमाइंड करवा देते हैं कि हमारे जो लास्ट वीडियोस थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें कहाँ तक हमने कवर किया था। और उसके पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने जो वीडियोस हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसको जरूर देखें। इससे उनको टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए। हम फूड मटेरियल, कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये बड़े पार्टिकल हैं, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब क्या होते हैं? बड़े पार्टिकल, लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े पार्टिकल। ओके, और हमारी जो सेल होती है, हमारी सेल क्या होती है? सेल जो होती है हमारी, ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई। तो पार्टिकल कैसे हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इन्हें जटिल भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या हुए? हमारे सेल सबसे छोटी इकाई है, मॉलिक्यूल्स बड़े हैं। तो सीधी सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और हमारी सेल इतनी छोटी है, तो वो बड़े पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, ये बड़े पार्टिकल्स का अवशोषण वो नहीं कर पाएगी। तो ये जो बड़े पार्टिकल है, हमारी बॉडी क्या करती है कि ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं इनको किन में कन्वर्ट कर देती है? स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में यानी कि छोटे अणुओं में, छोटे अणुओं में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? यही प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। ठीक, ये हो गया हमारा डाइजेशन। अब डाइजेशन में जो ऑर्गन हिस्सा लेते हैं, यानी डाइजेशन में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और सारे ऑर्गन जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबको इकट्ठे मिला के क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ओके, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, आहार नाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। अब ये जो हमारी आहार नाल है, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया? ये हमारी आहार नाल है जो माउथ से शुरू हो जाती है, तो यहाँ तक का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? ये आहार नाल कहलाता है। तो आहार नाल को कितने में डिवाइड किया गया है? बक्कल कैविटी, मुख गुहा, एसोफेगस, ग्रास नली, स्टमक, आमाशय, इंटेस्टाइन, आंत। ये सब आता है किसके अंतर्गत? एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है, आहार नाल के अंतर्गत आता है। अब पाचन ग्लैंड,
जो होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, पाचन ग्रंथियां, इसमें लीवर सबसे पहले आएंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां, लीवर यानी यकृत, पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब बक्कल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमारा बक्कल कैविटी हम पढ़ चुके हैं। बक्कल कैविटी में हमने स्टडी की थी टीथ, टंग, दांत और जीभ। ओके, अब ये टीथ में बताया था, टीथ कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, हिंदी में बोलते हैं कृतंक, कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में कहा जाता है रत्नक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक। ओके, तो हमारे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके थे और इनका क्या क्या काम होता है, इंसीजर का क्या काम होता है, कैनाइन का क्या काम होता है, प्रीमोलर का, मोलर का, इन सब का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको स्टमक। एसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली। अब माउथ कैविटी के बाद फूड मटेरियल का जो कुछ हिस्सा रहता है, फूड मटेरियल में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो क्या होता है, डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है हमारे माउथ में सबसे पहले होता है। उसके बाद हमारा फूड मटेरियल कहाँ पे आता है, माउथ कैविटी के बाद आता है एसोफेगस में, यानी कि ग्रास नली में आता है। हमारी जो फूड पाइप, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है एसोफेगस को। फूड पाइप का मेन काम होता है माउथ से स्टमक में फूड मटेरियल को ले आना। तो ये क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टमक में ले आता है। और ये जो होता है, कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्रास नली फूड मटेरियल को ले आती है स्टमक में, वो प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड मटेरियल स्टमक में आता है। हिंदी में कहा जाता है इसे क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे स्टमक की। आमाशय, हमारा जो आमाशय होता है, इसमें किसका डाइजेशन होता है, आमाशय में हमारा डाइजेशन होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। इसमें HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम, एंड रेनिन। ओके, गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि जठर रस में, जठर रस में प्रेजेंट होता है HCl, पेप्सिन और रेनिन। अब इसमें HCl का काम क्या होता है,
HCl जो होता है हमारे फूड मटेरियल में अगर कोई कंटामिनेशन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पहले तो वो क्या करेगा, उसे खत्म कर देगा। एक तो ये काम हो गया। इसका दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पेप्सिन और रेनिन प्रेजेंट होते हैं हमारे एंजाइम में, हमारे जो एंजाइम में ये पेप्सिन और रेनिन गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, ये पहले किस फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जो पेप्सिन जो रहता है जब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अक्रिय फॉर्म में रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जब हमारा स्टमक सिक्रीट करेगा HCl, ओके, तब ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि पेप्सिन के फॉर्म में आ जाएगा। और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन में, पेप्टोन्स में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, HCl का सिक्रीशन होगा तो ये पेप्सिन के फॉर्म में आएगा। पेप्सिन क्या है, इसका एक्टिव फॉर्म है, यानी कि सक्रिय फॉर्म है, सक्रिय। ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब दूसरा होता है रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन जो होता है बेसिकली मिल्क का डाइजेशन करता है। और जो मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। बच्चों में क्वेश्चन आता है, बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्टमक में, तो बच्चों में जो एंजाइम होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो क्या होता है, रेनिन होता है। क्योंकि बच्चे जो है वो दूध ज्यादा पीते हैं, इसलिए उनमें रेनिन एंजाइम जो है ये ज्यादा पाया जाता है। ओके, रेनिन भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो इसे कहते हैं प्रोरेनिन। ओके, तो यहां तक हमारा हो चुका था, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस की थी कि जो फूड मटेरियल हमारा जो आता है माउथ से आता है वो क्या कहलाता है, वो बोलस कहलाता है। बोलस जो होता है हमारे स्टमक में जो फूड मटेरियल है, इसमें प्रोटीन का भी डाइजेशन हो चुका है, वो क्या कहलाएगा, ये काइम कहलाता है। काइम का नेचर कैसा होता है, काइम जो होता है वो एसिडिक होता है। काइम होता है कैसा, एसिडिक, क्योंकि स्टमक जो होता है हमारा इसमें क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है। तो जो काइम होता है वो होता है अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का होता है काइम। अब हमारा काइम कहाँ पे आएगा, अब काइम आएगा हमारा इस वाले पोर्शन में, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, यानी कि इंटेस्टाइन। तो अब हम शुरू करेंगे इंटेस्टाइन। हाँ, ठीक। आंत क्या होती है, आंत भी हमारी क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें कहीं भी बोन नहीं पाई जाती है, ये भी मस्कुलर ऑर्गन होता है। मांसपेशीय अंग। ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इसमें छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। ठीक, जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। लंबाई किसकी ज्यादा हो गई, लंबाई ज्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर, इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। अब यहाँ पे छोटी आंत जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है 6 से 6.25, बड़ी आंत की 1 से 1.5 मीटर। यहाँ पे लंबाई ज्यादा किसकी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की, कम किसकी है? लार्ज इंटेस्टाइन की। लेकिन फिर भी हम लंबाई कम है बड़ी आंत की, फिर भी हम उसे बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है, फिर भी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसकी वजह से, डायमीटर कम होने की वजह से छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, क्योंकि डायमीटर इनका ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो इंटेस्टाइन है इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? इंटेस्टाइन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। छोटी आंत को इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जो होती है हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ड्यूडेनम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ओके, ये हो गया 3 भाग। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अब इसका देख लीजिए कहाँ पे है। ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये डार्क, ये ब्लैक से है, ये क्या है? ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी। अब ये जो ग्रीन से हमने इंडिकेट किया है यहाँ पे, ये क्या है? ये वाला, ये क्या लाता है? जेजुनम। और रेड से जो इंडिकेट किया गया है ये है इलियम। तो ये सारे पार्ट हो गए किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब यहाँ पे ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम से कितने ऑर्गन कनेक्टेड हैं? 3। ड्यूडेनम से यहाँ पे 3 ऑर्गन कनेक्टेड हैं। कौन कौन से? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। कितने ऑर्गन कनेक्टेड हैं? ड्यूडेनम वाले भाग से 3 ऑर्गन कनेक्टेड हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। लीवर, यकृत, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और पैंक्रियाज, अग्नाशय। ओके, कितने भाग कनेक्टेड है ड्यूडेनम से? 3 ऑर्गन कनेक्टेड है। कौन कौन से? लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, अग्नाशय। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लीवर। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लीवर के बारे में। यकृत, जो लीवर होता है हमारा, ये क्या करता है? ये एक तो ये ऑर्गन है ही, साथ ही साथ ये ग्लैंड भी है। ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है, यानी कि अंग और ग्रंथि दोनों है। अंग तो समझ में आता है, लेकिन ग्लैंड क्यों है? ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स क्या होते हैं?
जो ऑर्गन केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं यानी कि रासायनिक पदार्थों का स्रावन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्लैंड कहलाते हैं या ग्रंथियां कहलाती हैं? केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। केमिकल सब्सटेंस का क्या होता है? सिक्रीशन होता है यानी कि रासायनिक पदार्थों का स्रावन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है लीवर को। ठीक, अब लीवर जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? लीवर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस बनाना। इसका मेन फंक्शन होता है बाइल जूस, पित्त रस बनाना। ये हमारा जो लीवर होता है ये 24 घंटे लगातार यानी कि हमेशा कंटिन्यू क्या करता है? ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता रहता है, बाइल जूस बनाता रहता है। अब जब ये लगातार बाइल जूस बनाता रहेगा, लगातार कंटिन्यू बनाता रहेगा बाइल जूस, तो क्या होगा? इसका जब अमाउंट ज्यादा हो जाएगा बाइल जूस का यानी पित्त रस का, तो ये कहाँ पे जाके इकट्ठी होगी? गॉल ब्लैडर में, जिसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय यानी कि पित्त की थैली, जिसे हिंदी में पित्त की थैली या पित्ताशय कहा जाता है। तो लीवर क्या किया? बाइल जूस बनाया लीवर। ये पित्त जूस जो है जाके कहां पे इकट्ठा होगा? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। इसीलिए पित्ताशय को पित्त की थैली भी कहा जाता है। पित्ताशय को पित्त की थैली भी कहा जाता है। अब यहां देखते हैं बाइल जूस। पित्त रस, पित्त रस। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 7 से 8। ओके, जो ह्यूमन बॉडी है, एक एडल्ट की बॉडी से डेली देखा जाए तो कितना बाइल जूस का कितना प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोड्यूस होता है? 400 से 800 मिलीलीटर बाइल जूस डेली प्रोड्यूस होता है एडल्ट में। कलर यानी कि रंग कैसा होगा इसका? डार्क ग्रीन या येलोविश, हरा या पीलापन लिए हुए होगा। अब इसमें ये जो हरा कलर होता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी यहाँ पे 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, डार्क ग्रीन और येलोविश। जनरली जहां बात कलर की आती है तो वहां पे क्या होता है? कलर के लिए कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जहां हम कलर की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी स्किन का हो या फिर कोई भी कलर हो, तो यहाँ पे ये जो बाइल जूस का सिक्रेशन हो रहा है, बाइल जूस का भी कलर कैसा होता है? डार्क ग्रीन होता है और येलोविश होता है। तो इसका जो डार्क ग्रीन कलर है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बिलिवर्डीन। बिलिवर्डीन पिगमेंट होता है ये। पीलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिलिवर्डिन, पीले के लिए, पीलेपन के लिए
बिलीरुबिन। ओके, अब ये जो बिलीवर्डिन होता है ये बिलीरुबिन का ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? बिलीवर्डिन बिलीरुबिन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, ऑक्सीकृत रूप होता है। ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत रूप होता है किसका? बिलीरुबिन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है बिलीवर्डिन। ओके, ये हो गया हमारा बाइल जूस का कलर कैसा होता है, पीएच कितना होता है और इसका डेली प्रोडक्शन कितना होता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। कंपोनेंट की, ठीक, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? एक तो इसमें पाया जाता है बाइल एसिड, पित्त अम्ल, पित्त अम्ल, दूसरा होता है बाइल सॉल्ट। ठीक, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? बाइल सॉल्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल सॉल्ट का। और दो कंपोनेंट होते हैं बाइल जूस के, पहला बाइल एसिड, दूसरा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट जो होता है सबसे मेन फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया बाइल जूस का। अब हम देखेंगे कि हमारे लीवर में ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। लीवर या लीवर से सिक्रीट होने वाला जो बाइल जूस है वो ड्यूडेनम में किस तरह से डाइजेशन करता है। तो ड्यूडेनम में हमारे साथ अभी तक हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ था? प्रोटीन का। अब हमारे ड्यूडेनम में किसका डाइजेशन होगा? लिपिड का। ओके, स्टमक में मैंने बताया था प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन करता है। अब हम पढ़ेंगे लिपिड का डाइजेशन ड्यूडेनम में। तो जब लिपिड हमारा ये ड्यूडेनम में आएगा तो क्या होगा? बाइल जूस का सिक्रीशन होगा। पित्त रस का सिक्रीशन होगा। पित्त रस जो है ये क्या करेगा? ये लिपिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? फैटी एसिड में। फैटी एसिड में, वशीय अम्ल में, वशीय अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। वसा को, लिपिड क्या होता है? फैट या वसा। बाइल जूस उसे यानी कि पित्त रस किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो प्रोसेस होती है फैटी एसिड में कन्वर्ट करने की, ये क्या कहलाएगी? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बाइल जूस होता है उसमें क्या होता है? उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स का थोड़ा मैं बता देती हूँ। ये जो बाइल जूस होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके भी दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड एंड हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक। हाइड्रोफोबिक जो होता है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो पानी से जो दूर भागता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया यानी कि डर। जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो क्या होगा? दूर हटेगा पानी से, ठीक। हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो जैसे ये हमारा फैट का मॉलिक्यूल है,
लिपिड या फैट का जो मॉलिक्यूल है, क्या करेंगे, बाइल जूस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स यानी कि इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होगा मॉलिक्यूल्स का, आ करके इसके चारों ओर ऐसे अटैच हो जाएगा। बाइल जूस का हाइड्रोफोबिक एंड जो होगा आके फैट से इस तरह से अटैच हो जाएगा, और इसी तरह से सभी जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे सब में जाके इसी तरह से जाके अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से ये क्या करेगा, इन सभी मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलने से रोकेगा। ओके, तो इस तरह से ये क्या होता है, लिपिड का डाइजेशन होता है, यानी कि लिपिड का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बाइल जूस जो होगा फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब जब फैटी एसिड वशीयम किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है तभी लिपिड का पूरी तरह से पाचन होता है, यानी कि जो फैट होते हैं, लिपिड होता है, उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो कौन सा होता है, ग्लिसरॉल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, ग्लिसरॉल होता है। यानी जब फैट या लिपिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसका पूरी तरह से डाइजेशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस क्या कहलाती है, जिसके थ्रू लिपिड का या फैटी एसिड में कन्वर्जन होता है, या बाइल जूस लिपिड को, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पायसीकरण। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पायसीकरण। पायसीकरण, हिंदी में पायसीकरण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण। ये हो गया लिपिड का डाइजेशन। तो हो गया लीवर में क्या होता है, हमारे कंटिन्यू बनता रहता है बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है कहाँ पे आके इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर जो होता है फिर कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर से वो जूस रिलीज करता है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में से रिलीज करता है। ड्यूडेनम जो होता है उससे लीवर एक नलिका के द्वारा जुड़ा होता है, पेंक्रियाज भी एक नलिका के द्वारा जुड़ा होता है। फूड मटेरियल हमारा ड्यूडेनम में यानी कि ग्रहणी में प्रेजेंट होता है, और अपना ये जो सिक्रेट करते हैं ये आता है नली, इसमें ड्यूडेनम में, और यहीं पे भोजन का पाचन होता है। भोजन हमारा ड्यूडेनम में ही रहता है। केवल जूस का सिक्रीशन जो ये करेंगे वो जूस ड्यूडेनम में आता है। भोजन हमारा ड्यूडेनम से लीवर या फिर पेंक्रियाज में नहीं जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं पेंक्रियाज। ये तो लीवर का फंक्शन पढ़ लिया, अब देखते हैं पेंक्रियाज का क्या रोल रहता है। पेंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। अब ये जो अग्नाशय होता है ये क्या है, ग्लैंड हमने आपको बताया ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड क्या होती है, जो किसी भी तरह के केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थ का स्रावन करते हैं, वो क्या कहलाती है, ग्लैंड कहलाती हैं या ग्रंथियां कहलाती हैं। केमिकल सिक्रीट करती हैं। जो ऑर्गन क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीशन करते हैं या केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रंथियां कहलाते हैं। केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन वो ग्लैंड कहलाते हैं। अब ये जो लीवर होता, सॉरी पेंक्रियाज होता है हमारा, तो इसमें जो साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेंक्रियाज में क्या किया,
लैंगरहैंस। इन्होंने पेंक्रियाज में देखा, ग्रुप ऑफ सेल्स को देखा, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को देखा और उसे क्या नाम दिया? अपने नाम के आधार पे ही इन्होंने उनको क्या नाम दिया? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका। ठीक, अब ये जो लैंगरहैंस की दीपिका है, इसमें कई तरह की सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बताया मैंने। क्या होता है इन्हें? ग्रुप ऑफ सेल्स को इन्होंने क्या दिया? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम दिया। तो ये जो लैंगरहैंस की दीपिका है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? इसमें पाई जाती हैं अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिका, बीटा सेल्स, बीटा कोशिका, डेल्टा सेल्स, डेल्टा कोशिका, और एक लास्ट जो सेल है वो क्या कहलाती है? एफ सेल, या इसे पीपी सेल या पीपी कोशिका भी कहते हैं। इसे पीपी कोशिका या एफ कोशिका कहा जाता है। अब हम इसमें देखेंगे अल्फा सेल का क्या काम होता है, बीटा का क्या काम होता है और डेल्टा का। अब इसमें ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, ये कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये क्या काम करती हैं? ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ओके, वो सेल्स हमने आपको बताया था जो ग्लैंड्स क्या करती है? हार्मोन का सिक्रीशन करती है। वो क्या क्या कहलाती है? वो इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती थी। सेल्स कैसी हुई? इंडोक्राइन। ये सेल्स क्या करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती हैं, यानी कि ये सेल क्या होंगी? इंडोक्राइन, अंतर स्रावी। ये सेल्स क्या होंगी? अंतर स्रावी सेल्स होंगी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब ये जो बची पी सेल, ये सेल क्या करती है? ये जूस का सिक्रेशन करती है या एंजाइम का। एंजाइम जो होते हैं बेसिकली ये जूस में ही प्रेजेंट रहते हैं। जूस या एंजाइम का सिक्रेशन करती है कौन सी सेल? एफ सेल या पीपी सेल। अब हम देख लेते हैं पीपी सेल के बारे में, क्योंकि डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है एफ सेल का होता है, पीपी सेल का होता है, क्योंकि डाइजेशन में जूस और एंजाइम जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे एफ सेल के बारे में, पीपी सेल के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो अल्फा सेल होती है, ये पहली सेल जो है हमारी अल्फा सेल, ये किसका सिक्रेशन करती है? ये ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकेगॉन। ये किसका सिक्रेशन करती है? अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है। बीटा सेल किसका सिक्रेशन करती है? ये सिक्रेशन करती है इंसुलिन का।
इंसुलिन का नाम आप सबने सुना होगा, इंसुलिन। ओके, ये जो डेल्टा सेल हमारी ये किसका सिक्रेशन करती है? ये सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। स्टैटिन। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है और डेल्टा सेल किसका सिक्रेशन करती है? सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। ये हो गया इनसे सिक्रेट होने वाले कौन कौन सी चीजें, कौन सी सेल क्या क्या किसका सिक्रेशन करती है, यानी किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब हम देख लेते हैं पी सेल के बारे में, अल्फा सेल के बारे में। एफ सेल या पीपी सेल्स। पीपी का मतलब होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, एफ कोशिका, इसे पीपी कोशिका भी कहा जाता है। अब ये जो पीपी कोशिका होती है, एफ सेल होती है, किसका सिक्रीशन करती है? ये पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस या अग्नाशय रस, अग्नाशय रस का सिक्रीशन करती है। कौन सी सेल? एफ कोशिका जो होती है ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। पाई कहाँ जाती है? ये लैंगरहैंस में पाई जाती है। लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, वो उन्हीं में से एक सेल कौन सी होती है? एफ सेल होती है और ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। इसमें क्योंकि क्या होता है, 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम हो गए ये? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब हम देखेंगे इसमें एमाइलेज का क्या रोल है, ट्रिप्सिन का क्या रोल है और लाइपेज का क्या रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं एमाइलेज का। एमाइलेज क्या काम करता है? मैंने आपको बताया था जो फूड मटेरियल होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके बाद हमारे स्टमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ओके, अब लिपिड का डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में आके होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे एमाइलेज क्या काम करता है। ठीक, एमाइलेज का काम क्या होता है? ये एमाइलेज जो क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को पहले कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। इसके बाद क्या करेगा? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
एमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को पहले 70% तो जो होता है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी जो 30% बचता है तो उसमें ये क्या करेगा, 30% जो कार्बोहाइड्रेट बचा है उसको पहले ये क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा जितनी 100%, यानी कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होगी सभी को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि उसका पूरी तरह से पाचन हो चुका है। तो ये हो गया एमाइलेज का काम। अब ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिन होता है इसका मेन काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ओके, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करेगा, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का। ये पहले क्या करता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को पहले कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। अभी इस जगह पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पेप्सिन जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोटीन होगी तो प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा पहले पेप्टोन्स में, फिर इन पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड में या अमाइनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो एसिड होता है ये प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होता है। प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये सिंपल होता है, या तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना ही डाइजेशन होता है। तो जितनी भी प्रोटीन होगी या जितनी भी पेप्टोन्स हमारी बॉडी में होंगी वो 100% पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देगा अमीनो अम्ल में, यानी कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, लगभग ये क्या काम हो गया इसका, ट्रिप्सिन का काम हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज इसका क्या काम है, ये क्या रोल करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज क्या काम करेगा, ये किसका डाइजेशन का काम करेगा, ये लिपिड का डाइजेशन का काम करेगा। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो लिपिड है यानी कि फैट है उसको पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड में, वशीय अम्ल में। इसके बाद फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो लिपिड है, बाकी लिपिड का तो डाइजेशन और हो चुका था, 5% लिपिड जो बची हुई थी, तो इस सबसे पहले लाइपेज क्या करेगा, 5% जो लिपिड बचा हुआ है इसको पहले फैटी एसिड में ये कन्वर्ट करेगा। फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के बाद जो टोटल लिपिड होगी या टोटल जो फैटी एसिड होंगे 100% फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि फैटी एसिड का भी पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है। क्योंकि जब लिपिड कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल में तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में ट्रिप्सिन चेंज हो चुका है,
ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया है अमीनो अम्ल में, और लाइपेज जो है एंजाइम, इसने लिपिड को ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया है। तो जो ड्यूडेनम है हमारी बॉडी का, जो ड्यूडेनम है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, वहां पे जो होता है डाइजेशन हमारा होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। हमारे बॉडी के किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है, हमारी बॉडी के किस पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट होता है? तो डाइजेशन हमारी बॉडी के किस पार्ट में कंप्लीट होता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में कंप्लीट होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हमारी बॉडी का जो फूड मटेरियल है, तो हमारी बॉडी में किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फूड मटेरियल का? तो किस पार्ट में होता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, अब हम शुरू करते हैं जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो दूसरा पार्ट है, जेजुनम। जेजुनम, अब ये जो जेजुनम है इसे मैंने ग्रीन से यहाँ पे इंडिकेट किया है, इसका कोई रोल नहीं होता है, यानी कि फूड मटेरियल के डाइजेशन में और भोजन जो होता है भोज्य पदार्थ फूड मटेरियल के अवशोषण में यानी कि एब्जॉर्प्शन में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो आता है इसको इलियम तक पहुंचाने का काम करती है, उसको इलियम तक ट्रांसफर करने का काम करती है। कौन? जेजुनम। ठीक, इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन या अवशोषण नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड। यानी कि जो जेजुनम वाला पार्ट होता है यहाँ पे ना तो डाइजेशन होगा ना ही एब्जॉर्प्शन होगा, ये केवल और केवल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इलियम तक ट्रांसफर करने का काम करेगा। इलियम जिसे रेड से इंडिकेट किया गया है, तीसरा पार्ट होता है। तो हम देखते हैं इलियम। इलियम, इलियम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट होता है। ये यहाँ पे इसे रेड से इंडिकेट किया गया है, ये थर्ड पार्ट इलियम है। अब इलियम का क्या रोल होता है? इसका सबसे मेन रोल होता है ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसके क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है। यहाँ पे अवशोषण, अवशोषण का काम होता है कहाँ पे? इलियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में इलियम में किसका काम होता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब इसमें फूड मटेरियल जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन तो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? छोटे छोटे इस तरह से जो इंटेस्टाइन हो गई, छोटे छोटे ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, और यहाँ पे ये नीचे ऐसे कैपिलरीज पाई जाती हैं, कनेक्टेड रहते हैं नीचे, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ डक्ट। ठीक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा प्रवर्ध, इसे क्या बोलते हैं?
उंगली नुमा प्रवर्ग। इनका काम क्या होता है? ये जो सेल का एब्जॉर्प्शन जो सतह है उसके क्या करते हैं, एरिया जो होता है उसका सरफेस एरिया वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, यानी कि सतह को जो होती है एब्जॉर्प्शन के लिए सतह को उसके बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किसके कारण? उंगली नुमा प्रवर्ग के कारण। और इन्हें कहते क्या है? विलाई। ये क्या कहलाते हैं? विलाई कहलाते हैं। विली, हिंदी में विली कहते हैं या इंग्लिश में विलाई कहते हैं। इनमें क्या होता है, ये जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज क्या काम करती हैं? कैपिलरीज जो एब्जॉर्ब होता है फूड मटेरियल, जैसे जो एब्जॉर्ब हुआ तो इसको ब्लड में ट्रांसफर करती हैं और ब्लड क्या करता है, सबको ऑर्गन्स में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, जो इसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है उसको ऑर्गन्स में ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं अगला इसका अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो एब्जॉर्प्शन होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका कुछ भाग यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा या रिजर्व हो जाएगा, यानी कि संचित। तो जो फूड मटेरियल यहाँ पे संचित होगा, रिजर्व होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, संचित भोजन। क्या होगा, संचित भोजन, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड। और ये जो रिजर्व फूड है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, ये जो रिजर्व फूड है, खाने में हमने सबसे ज्यादा क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली हमारा जो खाना होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, प्रोटीन की होगी, कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की। इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि रोटी चावल इन सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो रहता है। तो ये जो संचित भोजन है, रिजर्व फूड है, इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, किसकी पाई जाएगी, ग्लाइकोजन की। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पहले ग्लूकोज में तोड़ा गया था, फिर ग्लूकोज को तोड़ा गया था, कन्वर्ट किया गया था ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। तो ये जो फूड मटेरियल है हमारा, ठीक है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, ग्लाइकोजन की। इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विलाई का क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बढ़िया, बढ़िया। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इस तरह से जिसे इंडिकेट किया गया है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये बड़ी आंत कहलाता है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं,
सीकम कॉलन रेक्टम ये वाला पोर्शन ये क्या कहलाता है? सीकम। यहां से यहां तक वाला भाग क्या कहलाता है? ये सीकम। यहां से यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? कॉलन। ये रेक्टम और ये यहाँ एनस। ठीक। अब इसमें ये जो सीकम वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है? ये किससे कनेक्टेड रहता है? इंटेस्टाइन जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड मटेरियल कहाँ आता है? डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ आता है? सबसे पहले सीकम में आता है। ठीक। फूड मटेरियल हमारा डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ आता है? सीकम में आता है। इसके बाद और ये सीकम वाला पोर्शन ही जो होता है इसमें एक उंगली नुमा यहाँ पे मैंने बनाया है, इसे एक वो पाया जाता है, संरचना पाई जाती है जहाँ पे मसल्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ होकर के वो काफी सारी इकट्ठी हो जाती हैं। ये क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अपेंडिक्स ये क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि इसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका यूज जो है हम में नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे हम जो इंसान है, ह्यूमंस है, इनमें क्या हो गया? ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गए। लेकिन जैसे हॉर्स हो गए, एलिफेंट है, फिर घास फूस खाने वाले जो भी एनिमल्स हो गए, तो उनमें क्या होता है? इनमें ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन किस में है? केवल ह्यूमंस में है वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, तो ये हो गया। सीकम में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन था विजडम टीथ, जिसे क्या कहते हैं? आंखले दाढ़। वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन था। जब माउथ पढ़ा था हमने बक्कल कैविटी तो उसमें डिस्कस किया था। जो विजडम टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। इसी तरह से सीकम में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स भी क्या होता है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अब आएगा हमारा फूड मटेरियल कॉलन में आएगा, यानी कि इस वाले पोर्शन में आएगा। कॉलन में जब हमारा फूड मटेरियल आएगा तो कॉलन में हमारे एक तरह का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? सॉरी, एंजाइम नहीं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जो वेस्ट फूड मटेरियल आया यहाँ पे तो क्या हुआ? कॉलम में आया। सीकम के बाद कॉलम में आया। तो ये हमारे लिए तो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये ई कोलाई के लिए किसका काम करता है? उसके लिए फूड मटेरियल का काम करता है। तो ये उस फूड मटेरियल को अपने भोजन के रूप में लेगा, यानी कि अपने फूड मटेरियल के रूप में गेन करेगा और बदले में हमें क्या देगा? क्या बना के देगा? विटामिन B12, विटामिन B12। ठीक, जिसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीविता, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस, सहजीविता, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये हमें कोई नुकसान नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए B12 बनाएगा और हम इसे क्या करेंगे? फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया। ये पाया कहाँ जाता है? कॉलम में पाया जाता है। ई कोलाई कहाँ पे पाया जाएगा? कॉलम
कॉलन में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेक्टम का क्या काम होता है। ये थर्ड पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है? रेक्टम। यहाँ वाला पोर्शन ये क्या है? रेक्टम, ये यहाँ पे। अब जो हमारा फूड मटेरियल है वो क्या होगा? कॉलन से होते हुए कहाँ पे आएगा? रेक्टम में आएगा। रेक्टम ये वो भाग है जहां पे वेस्ट फूड मटेरियल कुछ समय तक स्टोर रहता है। वेस्ट फूड जो रहता है वो क्या रहता है? कुछ समय के लिए वो स्टोर रहता है। तो हमारा वेस्ट फूड मटेरियल कहाँ पे स्टोर रहता है? रेक्टम में स्टोर होता है। उसके बाद ये क्या होता है? एनस से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, इसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है, यानी कि उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पे सीकम, सीकम में क्या होता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। कॉलन वाला पोर्शन जो होता है, कॉलन वाले पोर्शन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई है। ये क्या कहता है? ये वेस्ट फूड मटेरियल को भोजन के रूप में लेता है, फूड मटेरियल के रूप में लेता है। बदले में हमें कौन सा विटामिन देता है? विटामिन B12 देता है बना करके। इसके बाद कहाँ आएगा हमारा फूड मटेरियल? आएगा रेक्टम में। रेक्टम में क्या होगा? वेस्ट फूड मटेरियल है जो रेक्टम में काफी कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा फूड मटेरियल। उसके बाद ये क्या कर दिया जाएगा? इसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस। हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है जिन लोगों ने, तो प्लीज वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देखें। इससे आपको ये जो पूरा सिस्टम है इसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।